Hello guys, welcome to our channel Commerce Plex. Learn by heart, commerce in the heart. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑन द टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। गाइस, मैंने इससे पहले वाला लेक्चर कॉलोनियल रूल के ऊपर दिया था कि कैसे ब्रिटिशर्स अपने इंडिया आए थे, कैसे उनने क्या किया, क्या चीज़ें थी, क्या सिनेरियो था। तो आप मेरा आई बॉक्स में जाके मेरा प्रीवियस वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल कॉमर्स प्लेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो क्लास 11th एंड 12th में ऑन रोल स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे हम हमारा पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं 11th का 12th में, 11th एंड 12th बोथ क्लासेस of all subjects, whether it is accountancy, whether it is economics, that is micro, Indian economy development, macroeconomics, बिजनेस स्टडीज़, एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक, एवरी सब टॉपिक हम सब यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आप अपने सीट बेल्ट बांध कर गियर अप हो जाइए। सो गाइस, अब हम बात करते हैं, सीधे हम आते हैं मुद्दे पर, हमारे लेक्चर पर आते हैं। क्या था पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल? ठीक है, हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कहाँ खड़ी थी, हम कहाँ थे, कैसे थे, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, या उससे पहले का सिनेरियो कहाँ था। तो पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल था क्या, क्या उनका मेन मुद्दा क्या था? द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इकोनॉमी वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी। क्या? फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या? भरण पोषण करने वाली। जैसे होता है ना कि हमारे माता पिता हमारा भरण पोषण करते हैं, हम उन पर डिपेंड रहते हैं, तो वैसे ही ब्रिटिश इकोनॉमी का भी यही काम था। उधर की ब्रिटिश इकोनॉमी चलाने के लिए, ब्रिटेन की इकोनॉमी चलाने के लिए हमारी इकोनॉमी को जरिया बनाया गया कि भैया इंडियन से रॉ मटेरियल्स लो और वहाँ आके मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि ब्रिटेन में जितना कुछ होता नहीं है, हमारी इंडियन जो सॉइल है वो इतनी अच्छी है कि हम यहाँ कुछ भी उगाएंगे सब उगेगा। माइनिंग करो होगा, कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, गोल्ड माइंस होंगी, डायमंड की खदानें भी हैं। हमारे यहाँ सब कुछ, हमारी कंट्री बहुत प्रॉस्परस है। आयरन भी यहाँ से मिल जाएगा, सिलिकॉन भी मिल जाएगा, निकल, कोबाल्ट, ब्रॉन्ज, कॉपर, क्या नहीं हमारे इंडिया में मिलता। और ये सारी डेफिशिएंट कहाँ था, डेफिशिएंसी कहाँ थी? इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन में थी। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी ले लेते हैं, सामान वहाँ से लाएंगे और यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करके हमारे लोगों को बेचेंगे और दूसरी दुनिया को बेचेंगे, फ़ायदा हमारा। ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसने टेम्पर कर दिया था इंडियन इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से। ऑब्वियसली करेगा ही ना, टेम्पर्ड बैडली करेगा ही। क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले या रोजगार मिले, नो। या फिर वही सामान हम इंडिया में बेचें तो कुछ इंडियन लोगों को ही फायदा हो जाए, नहीं। सारा रॉ मटेरियल ले जाओ तुम वहाँ ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर करो, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लगाओ और ब्रिटेन में बेचो या ब्रिटेन के बाहर बेचो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो इसने हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको बहुत बुरी तरीके से टेम्पर्ड कर दिया, बहुत बैडली। दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का तो उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया ही किया, साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज का भी किया, टू मेक देयर ओन कंट्री ग्लोरीफाइड। जो कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट में कह दिया था, पहली बात ही, कि अपनी कंट्री को चमकाने के लिए हमारी कंट्री का सारी चमक निकाल ली गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। हम अपनी कंट्री को चमकाने के लिए हमारी कंट्री की चमक निकाल ली गई। ठीक है, कैसे करके? नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके और साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके। इन दोनों का उनने खूब तरीके से एक्सप्लॉयट करा, अपना फ़ायदा निकाला और चले गए 200 साल राज करके। तो ये उनका मेन मोटिव था, पर्पस था ब्रिटिश रूल का। क्यों वो यहाँ आए थे? वो बस सोने की चिड़िया के पर काटने ही आए थे, उसको और बढ़ावा देने के लिए नहीं आए थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश रूल के पहले हमारी इकॉनमी कैसी थी, उन्होंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या उनका पर्पस था इंडिया में आने का, वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब हम पढ़ेंगे कहानी कि उनके राज्य में हुआ क्या हमारे इंडिया की इकॉनमी को। इकोनॉमिक पॉलिसीज वर मेड इन सच अ वे दैट दे गिव बेनिफिटेड एंड प्रोटेक्टेड देयर ओन्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंटरेस्ट। साफ जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बनाई इंडिया में जो थे, वो ऐसी बनाई कि भैया सारा जो बेनिफिट है और प्रोटेक्शन है वो किसको मिलेगा? खुद की सरकार को मिलेगा। सारा प्रोटेक्शन, सारा बेनिफिट, सारा जो श्रेय है वो कहाँ जाएगा? ब्रिटेन गवर्नमेंट को जाएगा, ब्रिटेन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में जाएगा। मतलब उसमें इंडिया का कोई बेनिफिट नहीं, इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं, इंडिया का कोई प्रोटेक्शन नहीं और इंडिया की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी पे ध्यान नहीं, कुछ नहीं। सारी इकोनॉमिक पॉलिसी अब खुद बनाई, सारा
बेनिफिट खुद लिया, सारा प्रोटेक्शन खुद लिया, सारा जो इंटरेस्ट है वो खुद का ही था। नेक्स्ट पॉइंट, दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स टू ब्रिटेन। मैंने वही कहा, मैंने पहले ही यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि भैया हम तो सिर्फ एक, हमारी कंट्री तो एक सप्लायर के तरीके के तौर पे रखी गई थी, क्या, वो भी रॉ मटेरियल्स का। यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल्स लो, एक्सट्रैक्ट करो और उसको सप्लाई कर दो कहाँ पे, ब्रिटेन में, जहाँ पे वो एज अ कंज्यूमर के लिए फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे काम करेगी। ऑब्वियसली बात है, वो फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में भी नहीं बनाते थे, सिर्फ रॉ मटेरियल्स लिया, कार्गो शिप्स में डाला, ब्रिटेन ले गए, वहाँ उसको मैन्युफैक्चर किया, वहाँ उसको मैन्युफैक्चर किया अच्छे तरीके से, और फिर उसको फिनिश गुड्स में बदल के कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह वहाँ पे ब्रिटेन में ही बेच दिया, और वहाँ से या फिर दूसरी कंट्रीज में बेच दिया। लास्ट, दे अनइक्वल दीज अनइक्वल रिलेशनशिप रिजल्ट इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यही अनइक्वल रिलेशनशिप, अब भैया आप इंडिया में आए हो, इंडिया में राज कर रहे हो भाई, चलो कुछ नहीं 100% नहीं तो कम से कम 50%, आधा तो इंडिया को उसका बेनिफिट दे दो यार। तुम जहाँ की तुम थाली में खा रहे हो वहीं तुम छेद कर रहे हो, नहीं, लेकिन उन्होंने किया। तो इसलिए अनइक्वल रिलेशनशिप था, अनइक्वल था, ऑब्वियसली बात है। आप एक हाथ से दे रहे हो, लेकिन एक हाथ से दे तो रहे हो, लेकिन ले तो रहे हो, सॉरी ले तो रहे हो, एक हाथ से दे नहीं रहे हो। तो बस वही अनइक्वल रिलेशनशिप ने क्या कर दिया, इंडिया का अंडर डेवलपमेंट कर दिया। ओके, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। ठीक है, पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब हम चेंज करते हैं अपना टॉपिक और आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे अब हम 3 सेक्टरों पे बात करेंगे। एक हमारा रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर, एक रहेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और एक रहेगा हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एग्रीकल्चर, कंडीशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में या प्री ब्रिटिश रूल में या स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल में, या ब्रिटिश रूल ही मान लो एक तरीके से, कि क्या कंडीशंस रही थी इंडियन इकोनॉमी की एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके। इंडियाज इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल वॉज ओवरवेलिंगली रूरल एंड बैकवर्ड, बुरी तरीके से पिछड़ी हुई थी और रूरल थी। ठीक है, कोई उसमें फ्रंट वर्ड नहीं था, कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं था, कोई उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था, पूरी तरीके से अर्बनाइजेशन तो हमने देखा ही नहीं था, बहुत कम कम जगह अर्बनाइजेशन था। ठीक है, तो ज़्यादा था रूरल एरिया, और सारी ओवरवेलमिंगली बैकवर्डनेस थी। ठीक है, ओवरवेलमिंगली बैकवर्डनेस थी, पूरी तरीके से हम पिछड़े हुए थे, हमारी इकॉनमी इसलिए पिछड़ी हुई थी। 85% population lived in rural areas and their livelihood was purely dependent on agriculture। वही 85% जो पॉपुलेशन थी वो हमारी कहाँ रिसाइड करती थी, कहाँ रहती थी, कहाँ रिसाइड करती थी, गाँवों में, रूरल एरियाज में। और गाँवों में रहती थी, रूरल एरियाज में रहती थी, और डिपेंड किस पे होती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। 85% हमारी पॉपुलेशन जो है वो रहती भी रूरल एरियाज में थी और डिपेंड भी एग्रीकल्चर में थी। ठीक है, हमारे पास और कोई संसाधन नहीं था हमारे लाइवलीहुड को चलाने के लिए, सिर्फ एक एग्रीकल्चर एकमात्र सोर्स था। और इस एग्रीकल्चर एकमात्र सोर्स होने के कारण इतना 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती थी, उसके बाद भी हम एग्रीकल्चर में उस वक्त सेल्फ रिलायंट सफिशेंट नहीं थे फूड ग्रोथ करने में, रॉ मटेरियल में हमारी इंडस्ट्रीज को देने के लिए। ऐसा नहीं था कि इंडिया में इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे दादा भाई नरोजी हो गए, ठीक है, टाटा हो गए, टाटाज हो गए, ठीक है ना, बिरलाज हो गए, तो इनकी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उतना उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल पाए और वो इंडस्ट्री ग्रोथ करके और अपनी सब इंडस्ट्रीज खोल पाए, ऐसा रॉ मटेरियल सप्लाई हमारे इंडिया के, हमारे फार्मर्स या हमारे जो भी कल्टिवेटर्स थे उनके पास था ही नहीं। वो सब तो ब्रिटिशर्स लेकर जा रहे थे। तो इतना सेल्फ, मतलब सोचने वाली बात है, 85% पॉपुलेशन जो है अपना जीवन यापन किस वजह से चला रही है, एग्रीकल्चर की बेस पर चला रही है। और फिर भी हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में सक्षम नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, और हमारे पास ना ही था रॉ मटेरियल कि हम अपनी इंडस्ट्री को दे सके। तो ये कंडीशन थी हमारी कब, प्री ब्रिटिश रूल में। अब मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अब मेन रीजंस क्या थे जिनकी वजह से स्टैग्नेशन यानी कि ठहराव, रुकाव, ठीक है, जो स्टैग्नेशन आया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहला पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है, सुनने में नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लेकिन इसे देसी नाम बताऊं तो क्या निकलेगा, जमींदारी सिस्टम। अभी जमींदारी वर्ड सुन के आपको याद आ गया होगा वो लगान वाली पिक्चर जिसमें आमिर खान ने रोल किया था, राइट, और लगान देने से, क्रिकेट मैच खेल के लगान देने से बचा लिया गया था। तो वो लगान देखा था कितना कितना भारी था वो लगान, वो टैक्स था। टैक्स हम आज भी देते हैं, लेकिन वो एक हमारी कमाई का छोटा हिस्सा देते हैं, लेकिन वो जो लगान था ना वो हमारी कमाई नहीं हो तो भी देना है, और कमाई का छोटा हिस्सा तो वो कतई नहीं था। वो जितनी कमाई थी उसका 80% तो वो लोग लगान भी देते थे। तो
कमाई का 80%, द अर्निंग्स का 80% ऑफ पार्ट वी आर गिविंग एज लगान इन ब्रिटिश रूल. अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान. मैंने वही बताया ना, जो भी आप इस सिस्टम के अंदर प्रॉफिट कमा रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो सब जमींदारों को देना था एज अ इन अ स्वरूप ऑफ लगान. कहने का मतलब ये जमींदार कौन होते हैं, एक ज़मीन होती है उसका मालिक, यानी कि वो खेती नहीं करता, उसके अंडर लोग को रखता है एज अ टेनेंट, पीजेंट्स, फार्मर्स, कि वो खेती करें, वो ज़मीन का बस मालिक होता है. और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना फार्मर से मतलब है ना किसी से मतलब है, उनको सिर्फ ज़मींदार को कांटेक्ट करते हैं, आप हमें पैसा दे दो, टैक्स दे दो और हम चले जाएंगे, और हमें पास दे दो, ठीक है, हम अपना काम कर लेंगे. सारा काम पैसा वसूली, वो वसूली भाई नहीं होते, वसूली भाई वही वाला काम करते थे ज़मींदार. मतलब ज़मीन तो रहती थी, अब ज़मीन हड़प ही लेंगे, ऑब्वियसली बात है. अब क्या बात है, मतलब उस टाइम जब आज की तारीख में इतनी गुंडागर्दी जाती है, तो उस टाइम पे तो कितनी होती होगी, जब लॉ एंड ऑर्डर तो था ही नहीं, ठीक है, और हम तो ब्रिटिश हमारे पर रूल कर रहे थे. तो उस वक्त जो है हमसे लगान वसूला जाता था, ठीक है, और वो कौन वसूलता था, ज़मींदार, ठीक है. और ज़मींदार से कौन वसूलते थे, ब्रिटिशर्स. ज़मींदार से लेते थे कौन, ब्रिटिशर्स, या ब्रिटेन गवर्नमेंट बोल लो या ब्रिटिशर्स बोल लो. ये देखिए, ब्रिटिशर्स, या तो ब्रिटेन गवर्नमेंट बोल लो या ब्रिटिशर्स बोल लो. दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू जमींदार्स एंड जमींदार्स टेक इट फ्रॉम लगान फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स. ओके. जमींदार्स मेन इंटरेस्ट वॉज टू कलेक्ट ओनली लगान. मैंने आपको बताया कि जमींदार का जो मेन मोटिव था वो लगान कलेक्ट करना ही था. दे वोंट केयर अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर ऑफ फार्मर्स. उनको नहीं चिंता थी कि फार्मर्स के पास पैसा आ रहा है या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या नहीं है, क्या वो लोग लाइफ स्टाइल ढंग से जी पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है. उसको तो भाई फिक्स्ड अमाउंट में लगान है, आना है और मुझे ब्रिटेन गवर्नमेंट को देना है, और थोड़ा बहुत जो बचेगा अपनी जेब में डाल लेना है, वही उसकी कमाई थी. द रेट्स एंड डेट्स, देखो बहुत ध्यान रखना, रेट्स एंड डेट्स, तारीख और वसूली का प्रतिशत ऑफ डिपॉजिटिंग लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान देने का रेट भी और डेट भी फिक्स थे भाई. यदि आपकी कमाई हो रही है तो भी आपको देना है वो लगान. मान लो 5,000 लगान है, 6,000 लगान है, आपको कमाई हुई आपकी 50,000 की तो भी आपको 6,000 लगान देना है, और आपकी कमाई हुई 500 रुपये की तो भी आपको 6,000 का लगान देना, भले आप कहीं से उधार लेके क्यों ना दो, देना तो है ही. बाय दिस द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स. एक्चुअली क्या हो गया था इस चक्कर में, क्या हो गया था, जमींदार तो एकदम बिल्कुल बन गए थे कि भाई नहीं, हमको तो देना ही पड़ेगा, कलेक्ट करना ही पड़ेगा फार्मर से, क्योंकि सरकार इतना, ब्रिटेन की जो सरकार थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इतना प्रेशर डालती थी जमींदार के ऊपर कि आपको कलेक्ट के लाके देना ही है. तो फिर वो फार्मर्स कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके से वसूलते थे, मारा पीटी करके. वो तो आपने लगान मूवी में देख ही लिया हो कैसे फोर्सफुली काम किया करवाते थे. तो वो सब काम को करना पड़ता था जमींदार को, ताकि भाई वो अपना काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कर सकें. The last drawback of the zamindari system was that colonial government did nothing to improve the condition of agriculture sector. आखिरी ड्रॉबैक इस जमींदारी सिस्टम का क्या था, इतना क्रिटिसिज्म क्यों मिला इस जमींदारी सिस्टम को, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट, सिंपल की भाषा में कहूँ तो ब्रिटिश की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ना उसकी कंडीशन के ऊपर ना उसके इम्प्रूवमेंट के ऊपर. दे फोकस्ड ओनली ऑन मेकिंग मनी फॉर देयर बेनिफिट. उनका सिर्फ फोकस था कि भैया पैसा बनाओ अपने बेनिफिट के लिए. उनका फोकस सिर्फ यही था कि हमको सिर्फ पैसा बनाना है, यहाँ से बेनिफिट्स लेने हैं, अपना कंट्री को समृद्ध बनाना है, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करना है, यहाँ का जो हो उससे हमें क्या मतलब, क्योंकि हमको तो वैसे ही देश छोड़ के जाना है, हम कौन से यहाँ पे जीवित रहने या यहीं पे अपना जीवन यापन करने वाले हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता था कि हम एक टाइम हमें ये देश छोड़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया में इतना रिवोल्ट्स हो रहे थे, और 1857 का जो टर्निंग पॉइंट है रिवोल्ट्स का, वो एक स्टार्टिंग था रिवोल्ट का. यदि वो रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता तो आज हम तभी आज़ाद हो चुके होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. कोई बात नहीं, लेकिन तब उनको समझ में आ गया था कि हम 100 साल तो राज कर लिए, 90-100 साल कर लिए, लेकिन अब आने वाले जो 100 साल हैं वो शायद हमारे आखिरी हों. तो इनको उनका पता हो, तभी से उन्होंने लूट मार चालू कर दी. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड पॉइंट क्या है, कमर्शलाइज कर देना. कमर्शलाइज का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. मार्केट में क्रॉप्स को बेचना रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है. कमर्शलाइजेशन मतलब ये हो गया कि अपन क्रॉप्स खाने के लिए उगाते हैं और जो बचता है उसको हम मार्केट में बेचते हैं. लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको कमर्शलाइज क्रॉप्स कहा जाता है, या फिर हम कैश क्रॉप्स भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, राइट, कॉटन जूट हो गया,
ठीक है, इंडिगो हो गया, तो ये सारी क्या है, कैश क्रॉप्स है, मतलब इसको यदि आप बेचोगे तो इसके बदले आपको कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया कैश क्रॉप्स। ठीक है, फूड क्रॉप्स का तो ऐसा होता है कि देखो उगाया, खा लिया, बचता है तो मार्केट में जाता है, वरना बेसिकली तो हम खाने के लिए ही रखते हैं उसको, राइट, हम उसको बेचने के लिए तो रखते ही नहीं है, बचेगा तो जाएगा बेचने के लिए, वरना हम खाएंगे ही। तो हमारा कमर्शलाइजेशन कर दिया गया एग्रीकल्चर का, यानी कि कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया फार्मर्स को कि वो कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाएं और फूड क्रॉप्स को कम करें। फार्मर्स वर गिवन हायर रेट्स ऑफ प्राइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। वही कैश क्रॉप्स उगाने के लिए फार्मर्स को लालच दिया गया, क्योंकि बिना लालच के तो कोई काम नहीं करता और इंसान तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो लालच क्या दिया गया कि आपको डबल रेट्स, इनफैक्ट डबल रेट्स आपको दिए जाएंगे यदि आप कैश क्रॉप्स उगाएंगे तो। अल्टीमेटली कैश क्रॉप्स उगाने का ये था कि कैश क्रॉप उगा के रॉ मटेरियल कहाँ सप्लाई करना था, ब्रिटेन, ताकि वहाँ की इंडस्ट्री चल सकें। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वर इंक्रीज रेदर देन फूड क्रॉप्स, मैं वही कहा ना, फूड क्रॉप्स की जगह पे कैश क्रॉप्स को उगाने का बढ़ावा दिया गया, मैं पहले बता चुका हूँ। टू मीट द नीड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट द कैश क्रॉप्स वर मेड ग्रोन फ्रॉम इंडियन फार्मर्स, मैं वही कहा, ये पॉइंट पहले बोल चुका हूँ मैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट पहले बोल चुका हूँ सारे, कि भाई साहब कि आपको ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाना था, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्रीज को चलवाना था, वहाँ रॉ मटेरियल सप्लाई करवानी थी, इसलिए हमसे यहाँ रॉ मटेरियल कैश क्रॉप्स के रूप में लिए गए। दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, ये गिरावट किसमें, फूड की क्रॉप्स में, रिस्पॉन्सिबल बनी थी फेमाइन की, जो कि 1913 में हुआ था आई थिंक, सबसे भयानक फेमाइन हुआ था ये, शायद बंगाल में हुआ था, चेक कर लेना, वैसे तो मैं श्योर हूँ 1939 में बंगाल में ही हुआ था। तो इतना खतरनाक फेमाइन आया था वो, आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेमाइन है वो इंडिया में, और आई थिंक शायद वर्ल्ड में या एशिया में भी होगा। तो वो क्यों आया था, इनकी इनकी हरकतों की वजह से, यही हरकतों की वजह से। Important point to be noted: during British rule, agriculture was commercialized just to fulfill the needs of British industries for their raw materials. 100 बात की एक बात, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों नहीं चल पाया ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने लालच के तौर पे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम को लिया, यहाँ से सारे रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करवाए, उगाए, निकाले और जाके ब्रिटेन की इकोनॉमी में दे दिए, ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज को दे दिए, ताकि वहाँ की इंडस्ट्रीज चल सके, वहाँ की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके और वहाँ का बिजनेस ग्रोथ हो सके और वहाँ की इकोनॉमी बढ़ सके। इंडिया को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि उपजाने की उपज की बहुत लो लेवल था, बहुत ही लो लेवल था, हमारी जो उपज थी वो बहुत कम थी। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी थी नहीं उस टाइम, तो खैर पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, उस टाइम पॉपुलेशन कम थी, चाहते तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते थे, जो क्या बोलते हैं टूल्स एंड टेक्निक आ चुके थे, लेकिन ब्रिटिशर्स लोगों ने उसको इंडिया में नहीं आने दिया, और थे तो भाई हमारे पास इतने ज़्यादा उस पर टैक्सेस थे, इतने ज़्यादा महंगे थे कि कोई इंडियन फार्मर्स ले ना पाए। लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी, ऑब्वियसली बात है, हमारा जो टोटल जो भी था वो बारिश के ऊपर डिपेंड था, और कहीं ना कहीं आज भी हम बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। अप्रैल का मंथ आता है और न्यूज़पेपर में पहले चालू हो जाता है फ्रंट पेज पे, इस साल मानसून ऐसा रहेगा, इस साल मानसून ज़्यादा रहेगा, इस साल मानसून एवरेज रहेगा, इस साल मानसून कम रहेगा। अरे भाई, हम इंडिपेंडेंस हुए हमको 70-75 ईयर्स होने वाले हैं कुछ सालों बाद, 70 साल तो हम क्रॉस ही कर चुके हैं, फिर भी आज हम डिपेंड है किसके ऊपर, कि भाई पानी होगा तो हमारी फसल अच्छी होगी, तो दाल चीनी चावल जो भी है इन सब क्रॉप्स के दाम कम होंगे और हमारे घर का बजट सही रहेगा। एक कॉमन पीपल तो यही सोचता है ना, कि पेपर में पढ़ के वो यही खुश होता है कि इस साल बारिश अच्छी होनी, तो भाई दाल चना अच्छा निकलने वाला है, या जो भी निकलता है, मुझे इतना उसका वो नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ, जो भी निकलता है, जो भी क्रॉप्स होगी उसके बाद बहुत अच्छी होगी, पानी अच्छा हुआ तो मतलब क्रॉप्स अच्छी होगी, दाम सही रहेंगे, आसमान नहीं छुएंगे। ये एक नॉर्मल से कॉमन पीपल का एक वो रहता है, वो खुश हो जाता है। अभी भी हम टोटल इरीगेटेड नहीं हुए हैं, और ये कि हमारे एग्रीकल्चर की बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। हाँ, अभी भी टोटल मोस्ट ऑफ द हम शायद 60% अभी भी हम रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं, 40% ही हमारा इरीगेशन सिस्टम भी काम कर पाया है सही तरीके से देखा जाए तो। नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर का हम नाम मात्र यूज़ करते थे, और वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम में क्या अवेयरनेस नहीं थी, फार्मर्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फर्टिलाइजर्स का वो यूज़ नहीं करते थे, भले ही कम उगाएंगे ठीक है चलेगा, लेकिन अपने लिए उगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फर्टिलाइजर डालोगे ज़्यादा उगेगा तो आप बिजनेस करोगे, और वो हमारा पर्पस था ही नहीं, हम तो सिंपल सादा जीवन यापन करने वाले लोग थे, सोचते कमा खुद ही उगाओगे खुद ही खाएंगे और जिएंगे, और थोड़ा बहुत होगा तो हम कमा लेंगे, वरना ठीक है चलेगा, जैसे चल रही है चलेगी, राम भरोसे हम जिंदगी काट लेंगे, ये हमारा था। फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्योंकि उस टाइम महंगे भी थे और इतनी नॉलेजेबल भी नहीं थी कि हमको इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत कम इन्वेस्ट करना, ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर में इतना कम इन्वेस्टमेंट डाला है, पैसा ही नहीं है, जब फार्मर के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, जब फार्मर के पास
घर चलाने के लिए पैसा नहीं होगा, आप लगान उससे इतना वसूल लोगे, तो वो एग्रीकल्चर के लिए क्या टूल्स टेक्निक खरीदेगा, क्या उसमें डालेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेंड लिटिल ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑन इट्स मास एजुकेशन। एग्रीकल्चर की एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कोई सहायता नहीं करी, बहुत ही कम डाला। उनको तो बस इतना मतलब था कि उनका काम जितना हो जाए चलेगा, बाकी इंडिया भुखमरी में मरता रहे, उससे कोई फर्क नहीं था। All this resulted in barrier for the introduction of new technology which caused low level of productivity। यही सारे कारण जो पिछले 4 मैंने कारण बताए आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, ये 4 जो मेन रीजंस थे, और ये 5th वन, 5 ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का विस्तारवादी आना, नई टेक्नोलॉजी को हमारे इंडिया में आना, प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स के लिए वो बहुत लो लेवल पे था, और इसी वजह से हमारी लो लेवल प्रोडक्टिविटी हो पाई, क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि हम हाई लेवल पर प्रोडक्शन कर पाएँ। HYV सीड्स तो हम लेट 80s में लाएँ, ठीक है, उसके पहले तो हमारा कुछ था ही नहीं। तो यही सारी कंडीशंस थी। 4th बहुत इंपॉर्टेंट, स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था, टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसा नहीं था, फर्टिलाइजर के लिए पैसा नहीं था, ठीक है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के लिए भी पैसा नहीं था। जब फर्टिलाइजर के लिए नहीं था तो उनके लिए खाक होगा, आधे ज़्यादा क्रॉप हमारी यही खा जाते थे, कीड़े मकोड़े, कौवे, संसाधन नहीं थे। इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज फेसिंग स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन टेरेसिंग एंड फूड कंट्रोल। फूड कंट्रोल और टेरेसिंग में हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे की कमी महसूस कर रहा था। हमारे पास इतना फंड्स नहीं थे कि हम जो है वो टेरेस फार्मिंग कर सके, या उसको टेरेसिंग कर सकें, या फिर हम फूड कंट्रोल कर सकें, या फिर फूड कंट्रोल सिक्योरिटी रख सकें। यानी हम आज के हम यदि बम्पर स्टॉक यदि हमारे पास हो जाता है वीट का या राइस का, तो हम उसको ऐसा हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब भी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमारे पास भाई सरकार ने गरीबों को दिया था, कहाँ से दिया, वो अपने बम्पर स्टॉक से निकाल के दिया था, अपने वेयर हाउसेस से, गवर्नमेंट वेयर हाउसेस से निकाल के दिया था, क्योंकि हम एडिशनल स्टॉक करके रखते हैं। तो फेमाइन जो आया था ना, वो इसलिए आया था कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब तो ब्रिटेन पहुंचा देते थे हम। शिफ्टिंग ऑफ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, सबसे मेन बात था फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे पहुंच जाना। खाने वाली क्रॉप्स बनाना नहीं, बेचने वाली क्रॉप्स बनाना। अब नोट थोड़ी ना खाओगे आप कैश क्रॉप बेच के, नोट खाओगे क्या, नहीं ना, खाओगे तो क्या, खाना, वो हम क्रॉप्स उगाते नहीं थे, इसलिए फेमाइन आया और इसलिए बहुत दिक्कत हो गई। और जब फूड क्रॉप्स नहीं होंगी तो प्रॉब्लम तो होगी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप कैश क्रॉप्स बेचने में लगे रहोगे तो आप फिर क्या करोगे। शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्सेज नॉट टेक्नोलॉजी। अभी शेयर क्रॉपर्स क्या भला है। शेयर क्रॉपर्स का मतलब ये होता है कि मान लो मेरी एक ज़मीन है, मेरी है 4 हेक्टर ज़मीन है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, वैसे है नहीं, 4 हेक्टर ज़मीन है मेरी, उस पर मैंने क्या रखे हैं, 4 किसान ले लिए, और उन 4 एक एक हेक्टर सबको दे दिया कि आप इस एक एक हेक्टर में, सॉरी हेक्टर नहीं, एकड़, सॉरी 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 4 एकड़ मेरी ज़मीन है, 4 किसान रखे, हर एकड़ में एक किसान रखा, और बोला भाई इस एकड़ का तेरा जिम्मा, इस एकड़ का तेरा जिम्मा, इसका तेरा और इसका तेरा, चारों को 1 2 3 4, चारों को एक 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 एकड़ जमीन दे दी, और बोला कि चारों तुम इस पे खेती करो, जो आएगा, जो उगाओगे, जो आएगा वो तुम मुझे दोगे, तुम्हारा एक परसेंटेज मैं फिक्स कर दूंगा कि इतना तुमको मैं उगाने का पैसा दूंगा, बस बाकी जो भी होगा पूरा माल मेरा, मार्केट में जाके बेचूंगा और वहां से पैसा कमा कर पास लाऊंगा, और तुम्हें मैं ऐसा साल पे कि टर्नओवर पे रखूंगा कि भाई कि तुम मुझे उगा के दोगे। एक तरीका ये हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आपने पूरी ज़मीन उनको, आप सिर्फ, आपका सिर्फ ज़मीन पे मालिकाना हक है, आपकी वो 4 एकड़ की मेरी पूरी ज़मीन है, 4 मैंने किसान रख दिए, और उनको बोला कि तुम ही उगाओ, तुम ही बेचो, जो पैसा आएगा उसका परसेंटेज, यानी 10% या 15% या 20% या 30% तुम रखो, 70% मुझे दो। तो दोनों कंडीशन होती है, जहाँ पे फार्मर्स को ट्रस्ट नहीं होता है ज़मीन जो मालिकों को, तो वो क्या करते हैं, खुद बेचते हैं और फिर जाके फार्मर्स को अपना हिस्सा देते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि पूरी ज़मीन दे दी कि ठीक है, एज अ टेनेंट किराए पे दे दी, भाड़े पे दे दी कि आप उगाओ, जाके मार्केट में बेचो, इतना पैसा, जितना पैसा आएगा उसका इतना प्रतिशत आपका, उतना बाकी का प्रतिशत मेरा। तो एक ये तरीका होता था, उन्हें हम बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स, इसे बोलते हैं हम शेयर क्रॉपिंग करना। तो ये तो हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम कहाँ से करते हैं। एंड नॉर हैड एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, हमारे पास इतना पैसा था ही नहीं कि हम घर का खर्चा चलाने के साथ, जीवन यापन करने के साथ साथ इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमारे पास जो आता था, हम घर में अपना घर में जीवन यापन करते, और थोड़ा बहुत बचता था तो फिर हम अगली क्रॉप के लिए बीज लेके आते थे, सॉरी, ताकि हम आगे की
एग्रीकल्चर को कैरी ऑन कर सकें। तो ये सारी परेशानी थी हम लोगों के लिए, इतनी सारी परेशानी थी। स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और सबसे पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसे हम ज़मींदारी बोलते हैं। ये सब कारण थे हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के इन इंडियन इकॉनमी पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी ऐसी हालत थी जो मैंने आपको पिछले 4 पेजेस में समझाई, 4 पेजेस में, वो हमारी हालत थी इंडियन इकॉनमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्पेशली ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस यहीं मैं एंड अप करूंगा, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं लेके आऊँगा कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी। आज हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत, अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियोस देखा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करूँगा। एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल, माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।